तो फ्रेंड्स अभी हम इस वीडियो में एसी सर्किट का इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि एमएस सीईटी के लिए इवन फॉर जेई के लिए भी है डिस्कस करेंगे। स्पेशली फॉर सीईटी के लिए आप ध्यान देना। इसमें जो तीन चीजें आपको याद रखना है, एसी सर्किट में रेजिस्टिव, कैपेसिटिव और इम्पेडेंस वाला, ठीक है। ये तीन चीज आपको याद रखना है। और लास्ट है सीरीज रेजोनेंस, पैरेलल रेजोनेंस। तो सबसे पहले हम पीक वैल्यू देख लेते हैं। यहाँ पे आई आपको पता होगा, आई मतलब करंट है, वी मतलब वोल्टेज है। आपके टेक्स्ट बुक में कहीं कहीं ई भी दिया होगा, वो भी स्टैंड फॉर वोल्टेज ही है या ईएमएफ। तो आई नॉट और वी नॉट क्या होता है, दैट इज आवर पीक वैल्यू। पीक वैल्यू क्या होती है, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एसी। उसको हम क्या बोलते हैं, पीक वैल्यू, या उसको हम एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं। साइनसॉइडल अगर कर्व बनाएंगे तो उस कर्व का पीक पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, पीक करंट या पीक वोल्टेज। उसको किससे डिनोट करते हैं हम, आई नॉट और वी नॉट से, ठीक है। ये क्लियर है। उसके बाद आ जाते हैं मीन स्क्वायर वैल्यू। मीन स्क्वायर वैल्यू को कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे, जैसे वी बार स्क्वायर या आई बार स्क्वायर। ये वी बार मतलब क्या होता है, वी नॉट स्क्वायर बाय 2, और वी नॉट क्या था अपना पीक वैल्यू। वैसे ही आई स्क्वायर को क्या लिखोगे आप, आई नॉट स्क्वायर बाय 2 आई बार को। तो आई नॉट क्या है आपका पीक वैल्यू, ठीक है। इसी वी बार और आई बार को हम क्या बोलते हैं, नथिंग बट एवरेज, ठीक है। तो वी बार स्क्वायर और आई बार स्क्वायर क्या हो जाएगा, एवरेज स्क्वायर ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू। वो क्या होगा, या तो वोल्टेज होगा या तो करंट होगा, तो ठीक है। तो एवरेज स्क्वायर इंस्टेंटेनियस वैल्यू को वी बार स्क्वायर आई बार स्क्वायर बोलेंगे। तीसरी है रूट मीन स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर का रिलेशन क्या होगा, आई नॉट बाय रूट 2। व्हाट इज आई नॉट, पीक वैल्यू ऑफ करंट। व्हाट इज वी नॉट, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज अपॉन रूट 2। रूट 2, तो 1 अपॉन रूट 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, दैट इज रूट 2 का वैल्यू आपको पता है ना 1.414 होता है। तो उसको 1 अपॉन रूट 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 0.707। तो याद रखो ये रिलेशन IRMS मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इज नथिंग बट 0.707 टाइम्स पीक वैल्यू ऑफ करंट। वैसे VRMS इज नथिंग बट 0.707 टाइम्स ऑफ पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, ठीक है। अब आ जाते हैं, तो याद रखो ये तीन, पीक वैल्यू, RMS वैल्यू और मीन स्क्वायर वैल्यू। अब AC थ्रू प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। अब एक मान लो एक रेजिस्टिव सर्किट है जहां पे हमने एक रजिस्टर लगा के रखा है, एक सोर्स है, ठीक है। तो वहां पे हमारा जो करंट होगा दैट विल बी गिवन बाय आई नॉट साइन ओमेगा टी, और वोल्टेज हमारा क्या होगा, वी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो यहाँ पे जो आई मैक्स की वैल्यू होगी दैट विल बी, अगर हम ओम्स लॉ कर दे तो V बाय आर होता है ना, तो वी नॉट बाय आर। कब, जब साइन ओमेगा टी हमारा 1 रहेगा। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में वोल्टेज और करंट दोनों क्या होते हैं, फेज में होते हैं प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में। अब ऐसे ही आ जाते हैं प्योरली इंडक्टिव सर्किट में। व्हाट इज मीन बाय इंडक्टिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट में जहां पे कॉइल लगा हो। तो कॉइल मतलब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। जहां पे कॉइल लगा होता है उस सर्किट को हम बोलते हैं इंडक्टिव सर्किट बोलते हैं। यहाँ पे हमारा वोल्टेज क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे वोल्टेज हमारा लीड करता है। वोल्टेज हमारा क्या करता है, लीड करता है। कितने से, बाय पाई बाय 2। तो हमारा वोल्टेज क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू पीक वैल्यू दैट इज V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 90, ठीक है। साइन ओमेगा टी प्लस 90। तो हमारा वोल्टेज जो है वो पाई बाय 2 से लीड करता है। किससे लीड करता है, करंट से। तो करंट की वैल्यू क्या होगी, आई नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पे आपका जो एक्सएल है दैट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस। एक्सएल को क्या बोलते हैं हम लोग, इंडक्टिव रिएक्टेंस मींस रेजिस्टेंस थ्रू द कॉइल। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, 2 पाई FL। F क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस दैट इज XL इक्वल्स टू 2 पाई FL लिखते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखो, इस पे न्यूमेरिकल आएगा। वैसे ही AC थ्रू प्योरली कैपेसिटिव रहे। तो कैपेसिटिव सर्किट में क्या होता है, ऐसा सर्किट जहां पे हमने कैपेसिटर लिया है, कैपेसिटर लगाया, तो कैपेसिटर सर्किट में करंट क्या करता है हमारा, लीड करता है। करंट क्या करता है हमारा, लीड करता है। तो करंट लीड करता है, कितने से लीड करता है, पाई बाय 2 से। और वोल्टेज हमारा V नॉट साइन ओमेगा टी रहता है। तो यहाँ पे जो XC है दैट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। XC मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 पाई FC, 1/2 पाई FC। तो याद रखो ये तीन चीज, AC थ्रू प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में I मतलब आई नॉट साइन ओमेगा टी, V मतलब V नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पे करंट और वोल्टेज क्या होते हैं, फेज में होते हैं। और प्योरली इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज क्या होता है हमारा, लीड करता है, कितने से, पाई बाय 2 से। और एक्सएल की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई FL। और कैपेसिटिव सर्किट में क्या होता है, करंट हमारा लीड करता है, और हमारा XC का वैल्यू क्या होता है, 1/2 पाई FC। तो ये एक्सएल और XC दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखो। करंट लीड कहाँ करता है, करंट लीड करता है हमारा कैपेसिटिव सर्किट में।
वोल्टेज कहाँ लीड करता है, वोल्टेज लीड करता है इंडक्टिव सर्किट में। ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो, इस पे न्यूमेरिकल आपको बनेंगे। अब आ जाते हैं हम लोग पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या होता है, इट इज नथिंग बट रेशियो ऑफ रियल पावर अपॉन अपेरेंट पावर, रेशियो ऑफ रियल पावर अपॉन अपेरेंट पावर। तो रियल पावर को हम क्या लिख सकते हैं, वी आई कॉस फाई, जहां पे कॉस फाई क्या होता है, रेशियो होता है किसका, रेजिस्टेंस टू इंपीडेंस, रेजिस्टेंस टू इंपीडेंस। और प्योर एलसी सर्किट में ना पावर फैक्टर हमारा जीरो होता है, क्यों, क्योंकि फेज क्या होता है 90, तो कॉस 90 क्या होगा, जीरो, तो इसलिए प्योर एलसी सर्किट में हमारा पावर फैक्टर जीरो होता है। तो पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होगा, रियल पावर अपॉन अपेरेंट पावर, ठीक है। अब अगर हमारा कैपेसिटर का रिएक्टेंस ज्यादा है, मतलब कैपेसिटी रिएक्टेंस ज्यादा है किससे, लोड रिएक्टेंस से, तो इट विल बी लीडिंग, पावर फैक्टर विल बी लीडिंग। और अगर लोड रिएक्टेंस ज्यादा है तो क्या होगा अपोजिट उसका, लैगिंग, लोड रिएक्टेंस ज्यादा है तो इट विल बी लैगिंग। अब आ जाते हैं एसी थ्रू सीरीज एलसीआर सर्किट, एसी थ्रू सीरीज एलसीआर सर्किट। तो यहाँ पे मैंने एक एल मतलब लोड लगाया है, कैपेसिटर लगाया है और एक रेजिस्टेंस लगाया है। ऐसे सर्किट में हमारा रेजिस्टेंस, ये करंट क्या होता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, और जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। तो वोल्टेज कभी लीड कभी लैग, क्यों, क्योंकि एलसी है ना यहाँ पे, एल लोड और कैपेसिटर दोनों एक साथ है, दैट्स व्हाई इट विल बी फ्लक्चुएटिंग। तो इंपीडेंस क्या होता है, इंपीडेंस का फॉर्मूला जेड आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर, मींस जेड इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर। याद रखो ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और तो फेज डिफरेंस क्या होता है, फेज डिफरेंस tan फाइव, फेज डिफरेंस tan फाइव कैसे देते हैं हम लोग, एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर, एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। याद रखो ये फेज का फॉर्मूला है, ये इंपीडेंस का बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे भी न्यूमेरिकल आने वाला है। अब आ जाते हैं सीरीज रेजोनेंस और पैरेलल रेजोनेंस। तो रेजोनेंस एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पे लोड और कैपेसिटिव दोनों रिएक्टेंस क्या होता है, इक्वल होता है। लोड और कैपेसिटिव दोनों रिएक्टेंस क्या होता है, इक्वल, कब, जब दोनों की ये फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, इक्वल। तो हम लिख सकते हैं ओमेगा एल इक्वल्स टू ओमेगा वन अपॉन ओमेगा सी, तो एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी, इसको रेजोनेंस बोलेंगे। तो सीरीज रेजोनेंस में क्या होता है, मतलब जो कैपेसिटर है और लोड दोनों सीरीज में कनेक्ट होते हैं। तो वहां पे फॉर्मूला क्या होता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का, 1/2 अंडर रूट एल सी, 1/2 अंडर रूट एल सी। और क्योंकि एक्सएल माइनस एक्सी जीरो है, इसलिए ये क्या हो जाएगा यहाँ पे इस फॉर्मूले में, अगर आप एक्सएल माइनस एक्सी की जगह जीरो डालोगे तो बचेगा क्या, खाली आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, आर। तो इसीलिए जेड इक्वल्स टू आर, कौन से सर्किट में, सीरीज रेजोनेंस में। तो इसीलिए सीरीज रेजोनेंस में इंपीडेंस हमारा क्या हो गया, मिनिमम हो गया ना, क्योंकि ये पूरी वैल्यू तो एलिमिनेट हो गई, बची क्या आर, तो इसलिए इंपीडेंस हमारा क्या हो गया, कम हो गया ना, इंपीडेंस मिनिमम। तो बाय ओम्स लॉ करंट हमारा क्या होगा, मैक्सिमम, याद रखो। वैसे ही अगर पैरेलल रेजोनेंस की बात करें तो पैरेलल रेजोनेंस में यहाँ पे हमारा इंपीडेंस क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो अगर इंपीडेंस मैक्सिमम है तो हमारा जो करंट होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा, करंट क्या होगा, मिनिमम होगा। अब ऐसे ही आ जाते हैं एलसी ऑसिलेशन। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको पता होगा एलसी ऑसिलेशन मतलब क्या होता है, ऐसा सर्किट जहां पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है, जो कि फुल्ली चार्ज है, और एक लोड है मतलब कॉइल है, दोनों कनेक्ट होते हैं। तो जैसे जैसे कैपेसिटर इनिशियली जब मैं स्विच को हम ऑफ कर देंगे मतलब ऑन कर देंगे तो क्या होगा, कैपेसिटर धीरे धीरे डिस्चार्ज होना चालू होगा, तो उसकी एनर्जी कहाँ पे जाएगी, इसके लोड के पास ना, कॉइल के पास। तो कॉइल हमारा एनर्जाइज होना चालू होगा। तो ये कब तक होते रहेगा, जब तक कि हमारा कैपेसिटर फुल्ली डी एनर्जाइज। तो एक पॉइंट आएगा जहां से वापस ये लोड क्या होगा, डी एनर्जाइज होना चालू होगा और कैपेसिटर के पास वो चार्ज चला जाएगा। तो दैट इज अल्टरनेटिंग चार्ज ऑफ कैपेसिटर, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर एंड करंट, उसको हम लोग ये कॉइल का, उसको हम क्या बोलते हैं, एलसी ऑसिलेशन। उसका जनरल इक्वेशन क्या होता है, डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस क्यू बाई एल सी, जहां पे क्यू क्या होता है, चार्ज, दैट इज इक्वल टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, और क्यू नॉट क्या होता है, पीक वैल्यू ऑफ चार्ज, पीक वैल्यू ऑफ चार्ज, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज एसी थ्रू प्योर रेजिस्टिव सर्किट, जिसका यहाँ पे फेज में होता है कौन, करंट और वोल्टेज दोनों में, और प्योरली इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है, दैट इज वोल्टेज लीड करता है और करंट क्या करता है, लैग करता है, और एक्सएल इक्वल टू क्या होता है, 2πfl। वैसे ही प्योरली कैपेसिटिव में क्या होगा, हमारा करंट लीड करेगा और वोल्टेज लैग करेगा, फॉर्मूला क्या होगा, एक्सी 1/2πfc। लीडिंग कब होगा पावर फैक्टर में, जब कैपेसिटर इज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ लोड रिएक्टेंस। वैसे ही अगर लोड रिएक्टेंस का वैल्यू ग्रेटर होगा तो क्या होगा, सर्किट पावर फैक्टर लैग होगा, ठीक है। वैसे ही सीरीज एलसीआर सर्किट में क्या याद रखना है आपको, इंपीडेंस दैट इज आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर, और फेज का वैल्यू क्या होता है, एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। सीरीज रेजोनेंस में
करंट हमारा मैक्सिमम है, क्यों? क्योंकि इम्पीडेंस हमारा मिनिमम है। वैसे ही पैरेलल रेजोनेंस में करंट हमारा मिनिमम, क्योंकि इम्पीडेंस क्या है? मैक्सिमम है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। तो अभी स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन है CUT 2020 में आया। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि अल्टरनेटिंग ईएमएफ जहां पे 0.2 वोल्ट है अप्लाई किया गया है एक LCR सर्किट में, तो डेफिनेटली वहां पे कॉइल होगा, कैपेसिटर होगा, रेजिस्टेंस होगा। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दी है? 4 ओम। कैपेसिटर की वैल्यू कितनी दी है? 80 माइक्रोफैराड। और लोड की वैल्यू दी है 200 मिली हेनरी। तो रेजोनेंस के एट रेजोनेंस में हमें क्या निकालना है? वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर। सबसे पहली चीज क्या है जो गिवन है उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। VRMS दैट इज 0.2 वोल्ट दिया है, रेजिस्टेंस दिया है 4 ओम, कैपेसिटर दिया है 80 माइक्रोफैराड। तो उसको हम क्या कर सकते हैं? 10⁻⁻6 करके फैराड में रख दिया। लोड की वैल्यू दी है 200 मिली हेनरी, तो मिली को हमने 10⁻³ हेनरी में कर दिया। अब हमें यहाँ पे इंपीडेंस अक्रॉस द सर्किट क्या होगा? इंपीडेंस का फॉर्मूला √R² प्लस XL माइनस XC²। तो क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस है, तो रेजोनेंस के केस में क्या होता है? XL और XC दोनों की वैल्यू क्या होती है? इक्वल होती है। किसके? Z के इक्वल होती है। क्योंकि Z के इक्वल होगा तो Z का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे? R, दैट इज R, दैट विल बी 4 ओम। ठीक है, अभी मैंने आपको फॉर्मूले में सिखाया था। तो R का वैल्यू कितना हो गया? 4 ओम। तो अब क्या करेंगे? VRMS अक्रॉस लोड, V क्या होगा? I इंटू XL ना, I इंटू XL। IRMS दैट इज करंट इंटू XL दैट इज लोड रिएक्टेंस। तो IRMS को हम ऐसे भी लिख सकते हैं VRMS अपॉन Z बाई ओम्स लॉ, है ना, V अपॉन R। तो XL को क्या लिख सकते हैं? ओमेगा L लिख सकते हैं। ठीक है, XL को हम लिख सकते हैं ओमेगा L, याद रखो। और IRMS को क्या लिख सकते हैं हम लोग? VRMS अपॉन Z। ठीक है, अब तो हमने VRMS रखा, Z की जगह R रख दिया, ओमेगा L है। ठीक है, और √LC है। तो क्योंकि ओमेगा का वैल्यू क्या होता है? 1/√LC होता है, तो इसलिए ओमेगा की जगह 1/LC लिखा और L एज इट इज रखा। तो पता है ना ये स्क्वायर रूट में है LC। ठीक है, और ये L है, तो L और √L दोनों कट जाएगा तो क्या बचेगा? ऊपर √L बचेगा ना, तो इसलिए √L/C। अब VRMS की वैल्यू आपको दी है कितनी? 0.2 क्वेश्चन में। ठीक है, और R की वैल्यू हमने पता की 4 ओम है, दिया है अभी। ठीक है, L का वैल्यू 200 मिली हेनरी था, तो 10⁻³ और C की वैल्यू 80 माइक्रो। तो ये 10⁻6 है, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10⁻+6 +6 और -3 कितना हो जाएगा? +3 हो जाएगा। ठीक है, तो 10⁻+3 हो जाएगा। और ये जीरो कट कर सकते हैं हम, तो इसको 20 डिवाइड बाई 8 करेंगे कितना आएगा? 2.5 हो जाएगा। 2.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ दैट इज 2500। 0.2 को 4 से डिवाइड करो कितना होगा? 0.05। 2500 का स्क्वायर रूट होता है 50। तो आप अगर 5 को 0.05 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आएगा 0.25, और ये 0 है तो इसलिए 2.5। तो सही आंसर है हमारा 2.5। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अभी क्वेश्चन CET 2020 में ही पूछा है। तो इसमें क्या पूछा है कि AC सर्किट में जहां रेजिस्टेंस है 12 ओम और इंडक्टिव रिएक्टेंस दिया है 5 ओम, और फेज एंगल हमें पता करना है किसका? करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का। तो हम क्या करेंगे? R हमने ले लिया 12, XL दिया है 5, तो हम इंपीडेंस निकाल सकते हैं, दैट विल बी क्या? R² प्लस XL², ये क्वेश्चन के केस में। ठीक है, तो यहाँ पे 12 डाल दो और यहाँ पे 5 डाल दो। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, कितना आ जाएगा? 169, और उसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 30। अब अगर हम एक छोटा सा डायग्राम बना लें ट्राइंगल का, जहाँ पे थीटा है दैट इज बिटवीन एंगल किसका? पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का। ठीक है, और ये हमारा इंपीडेंस है Z, जो कि हमारा एक तरह से हाइपोटेनस है। तो cos थीटा क्या होगा इसी केस में? एडजेसेंट दैट इज R अपॉन हाइपोटेनस। तो cos थीटा हो गया R/Z। तो हमें R की वैल्यू पता है, R की वैल्यू कितनी दी है? 12 दी है, और Z हमने निकाला कितना? 13। तो cos थीटा R/Z, तो थीटा क्या हो जाएगा? cos इनवर्स R अपॉन Z। तो R की वैल्यू 12 डाल दो और Z की वैल्यू 13, तो हमारा आंसर आ गया थीटा cos इनवर्स 12/3। तो ऑप्शन है हमारा D। ठीक है, तो अभी ये वाला सम स्टूडेंट्स ये 2019 CET में पूछा है। ठीक है, CET 2019 में अभी इस सम में हमें अल्टरनेटिंग वोल्टेज दिया है, दैट इज 100 sin ω/t प्लस π/6 वोल्टेज दिया है। तो वोल्टेज मैक्सिमम फर्स्ट टाइम के लिए जब t की वैल्यू क्या होगी, तो t की वो वैल्यू पता करनी है जिसके लिए हमें वोल्टेज क्या हो? मैक्सिमम। तो कंडीशन तो यही है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? ये हमारा जनरल इक्वेशन है, E = E0 sin ω/t प्लस थीटा, ये हमारा जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, तो अभी हम वोल्टेज मैक्सिमम कब होगा? जब हमारा साइन थीटा क्या होगा? मैक्सिमम होगा।
साइन थीटा मैक्सिमम होने का मतलब क्या है, साइन की वैल्यू 1 होनी चाहिए, तो इसलिए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा विल बी 1, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू मैक्सिमम होती है ना, इसलिए 1। तो 1 किसकी वैल्यू है, साइन 90 की। अब हम क्या करेंगे, ये साइन और ये साइन कट कर देंगे, तो बचेगा ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6, किसके इक्वल रहेगा, पाई बाई 2 के। तो इसलिए ओमेगा टी क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 6, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 6। तो अगर इसको मैं पाई बाई 6 कर दूँ तो क्या करूँगा, 3 और 30 मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये आ जाएगा कितना, 2 पाई बाई 6, तो ये कट जाएगा, तो कितना बचेगा, पाई बाई 3। तो ओमेगा टी आ गया पाई बाई 3, तो स्मॉल टी क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 3 ओमेगा, और हमें ओमेगा पता है कितना होता है, 2 पाई बाई टी, तो ये ओमेगा रहेगा, 2 पाई बाई टी लिखेंगे तो टी ऊपर चला जाएगा, तो ये पाई और ये पाई कैंसिल, तो टी अपॉन 2 3 का कितना होगा, 6। तो स्मॉल टी हमारा कितना होगा, टी बाई 6 होगा, तभी फर्स्ट टाइम के लिए हमारा वोल्टेज क्या होगा, मैक्सिमम। ठीक है, तो इसलिए हमारा सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी। स्टार्ट। अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। ये सीईटी 2018 में पूछा गया है। तो इसमें क्या दिया है कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज हमें प्रोवाइडेड है, दैट इज 200√2 sin 100t वोल्टेज, जो कि कनेक्ट है एक माइक्रोफैराड कैपेसिटर के साथ। ठीक है, और एसी एमीटर। तो हमें क्या पता करना है, रीडिंग ऑफ एमीटर, एमीटर में कितनी रीडिंग आई है। तो बेसिकली वी दिया है 200√2 sin ओमेगा टी, सी का वैल्यू 1 माइक्रोफैराड, उसको हमने 10⁻⁻6 कर दिया और फैराड में रख दिया, क्योंकि हमें पता है वी नॉट साइन ओमेगा टी होता है वी, और वी नॉट क्या है, कंपेयर करेंगे तो दैट इज 200√2, वी नॉट क्या हो जाएगा, 200√2। ओमेगा कंपेयर करेंगे तो कितना आएगा, 100, ओमेगा कंपेयर करेंगे तो 100। और याद रखो ये किससे कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, v इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो देखो ये ओमेगा 100 हो गया, और IRMS हमें पता है बाय ओम्स लॉ, v बाय XC होता है, दैट इज VRMS अपॉन XC। और VRMS क्या होता है, हमने फॉर्मूला में डिस्कस किया था, वी नॉट बाय √2, पी की वैल्यू अपॉन √2। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, ये VRMS की जो वैल्यू है ना, इसकी जगह पे क्या डालेंगे, वी नॉट अपॉन √2। कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे, यहाँ पे, तो ये हो जाएगा वी नॉट अपॉन √2 इंटू XC। अब XC क्या होता है, 1 अपॉन ओमेगा सी होता है, XC की जगह में क्या करना पड़ेगा, 1 अपॉन ओमेगा सी, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, तो वी नॉट ओमेगा सी अपॉन √2। तो अब सब्स्टिट्यूट करना है सब वैल्यू, वी नॉट की वैल्यू कितनी है, 200√2। ठीक है, और ओमेगा कितना है, ओमेगा हमने निकाला है 100 कंपेयर करके, और सी कितना दिया है, 1 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन √2। तो आप ये √2 और ये √2 कैंसिल कर दो, 10⁻⁻6 है ना, तो ये 2 जीरो कट कर दो, तो कितना बचेगा यहाँ पे, 10⁻⁴। अब इसी तरह एक और जीरो कट कर दो, तो 10⁻3। तो क्या हो गया, 20 इंटू 10⁻3, 20 इंटू 10⁻3 एम्पियर में। हमें क्वेश्चन में प्रोवाइडेड क्या है, ऑप्शन में मिली एम्पियर में सब, तो हमारा मिली एम्पियर में नियर ये वैल्यू कितना है, 20। तो इसलिए आंसर कितना हो जाएगा, 20 10⁻3 है, तो हो जाएगा मिली एम्पियर, तो 20 मिली एम्पियर। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन है डी।